आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आप ऐसे कह सकते हो मेन फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या 1D मोशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। आखिरी के 5 मिनट में जो डिफरेंशिएशन का होमवर्क था उसके क्वेश्चंस करके दिखा देंगे जितने भी होमवर्क, क्योंकि मैं सॉल्व करके ग्रुप पे भेजने वाला था पर मैं भूल गया, बट आज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो यूनिट है ये काइनामेटिक्स है। आज की जो यूनिट है ये काइनामेटिक्स है। काइनामेटिक्स में आज हम बात करेंगे, जो पहला चैप्टर है वो है मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन की बात हम लोग करने वाले हैं आज। मोशन इन 1 डायमेंशन। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करें कि काइनामेटिक्स क्या है। बेटा, काइनामेटिक्स क्या है? काइनामेटिक्स क्या है? तो काइनामेटिक्स बच्चों फिजिक्स की वो ब्रांच है, मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। किसी बॉडी का मोशन किस प्रकार का हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। हम मोशन की वजह जानने का प्रयास नहीं करते। मोशन का कारण क्या है ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं। सिर्फ ये देखते हैं कि मोशन कैसा हो रहा है और मोशन किस तरह से बदल रहा है, मोशन में किस तरह से चेंज हो रहा है, पर मोशन क्यों बदल रहा है ये जानने का प्रयास हम नहीं करते। मतलब हम कॉज की बात नहीं करते बच्चों। जैसे किसी साइकिल वाले को साइकिल वाला जा रहा था, उसको धक्का दिया, उसकी रफ्तार बढ़ने लगी। अब हम सिर्फ काइनामेटिक्स में इस बात पे फोकस करेंगे कि साइकिल वाले की रफ्तार बढ़ रही है कि घट रही है, क्यों बढ़ रही है इस बात पे फोकस नहीं करेंगे, क्यों पे चर्चा नहीं करेंगे, क्या हो रहा है इस पे चर्चा करेंगे। बेटा एक लाइन लिख लेंगे सभी लोग, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the motion of a body, without going into detail या without taking the cause of motion into account। मोशन के बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे, मोशन के कारण के बारे में पढ़ाई नहीं करते, बिना कारण जाने। हवाई जहाज उड़ रहा है बस ये पढ़ेंगे, उड़ रहा है कितनी वेलोसिटी से उड़ रहा है, कितनी रफ्तार से उड़ रहा है, हवाई जहाज किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे कि हवाई जहाज क्यों उड़ रहा है ना। तो मोशन के बारे में जब पढ़ाई की जाए लेकिन मोशन के पीछे की वजह के बारे में बात ना की जाए तो उस ब्रांच को बच्चों काइनामेटिक्स कहते हैं। काइनामेटिक्स, ठीक है ना। अब काइनामेटिक्स में पढ़ने से पहले सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि मोशन है क्या। तो 2 अवस्थाएं होती हैं, रेस्ट और एक होता है मोशन। तो रेस्ट क्या है, मोशन क्या है? तो बताओ। जैसे आज का लेक्चर बेसिक है, थ्योरेटिकल है, अच्छे से समझना, पूरी थ्योरी अच्छे से समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे। बच्चों मोशन या रेस्ट क्या है? जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आपने देखा बेटा, है ना, मान लीजिए
मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझे एक ही पोजीशन पे नजर आ रहे हैं बार बार। मैंने आपको देखा कि आप यहां बैठे हुए हैं, मैंने थोड़ी देर बाद आपको देखा तो आप थोड़ी देर बाद फिर वहीं बैठे हुए हैं, फिर मैंने और थोड़ी देर बाद देखा तो आप थोड़ी देर बाद फिर वहीं बैठे हुए हैं। तो अगर मुझे वो चाय का कप रखा हुआ है, बेटा आपको कैसा दिख रहा है, मोशन में दिख रहा है कि रेस्ट पे? कैसे कह सकते हो? क्योंकि आपको चाय का कप एक ही पोजीशन पे नजर आ रहा है। समय के साथ एक पोजीशन चेंज हो रही, क्या उसकी? नहीं चेंज हो रही है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बेटा चेंज होती हुई नजर ना आए, किसी ऑब्जर्वर को किसी ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वर समझते हो ना? ऑब्जर्वर का मतलब देखने वाला, जो देख रहा है। जैसे आप किसी बॉडी को देख रहे हो और आपको कोई बॉडी वहीं नजर आ रही है, उसकी लोकेशन में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है, तो आप कहोगे कि वो ऑब्जेक्ट बेटा काहे में है? रेस्ट पे है। अच्छा, कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पर है, ये दोनों पर डिपेंड करता है। देखने वाले पर भी डिपेंड करता है कि देख कौन रहा है, और किसे देखा जा रहा है इस बात पे भी डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों पर डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर यानी देखने वाला, ऑब्जेक्ट जिसे देखा जा रहा है। तो रेस्ट क्या है बच्चों? जब हम किसी बॉडी को देखें, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें और वो ऑब्जेक्ट हमें सेम पोजीशन पर नजर आए, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नजर ना आए, तो हम कहेंगे वो बॉडी काहे पे है? रेस्ट पे है। लेकिन मान लो एक ऑब्जेक्ट हमको वहां दिख रहा है, थोड़ी देर बाद वहां दिख रहा है, थोड़ी देर बाद वहां दिख रहा है, उसकी पोजीशन में चेंज नजर आ रहा है। कभी यहां है, थोड़ी देर बाद अलग पोजीशन पर है, थोड़ी देर बाद और अलग पोजीशन पे है, तो बताओ वो ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखेगा? रेस्ट पर दिखेगा कि मोशन में? मोशन में दिखेगा। समझ आ रही बात? यानी बताइएगा जरा मुझे, तो कोई ऑब्जर्वर यदि ऑब्जेक्ट को देख रहा है और उसकी पोजीशन में चेंज नजर आ रहा है, तो बताओ ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर क्या बताएगा? रेस्ट में कि मोशन में? और अगर पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो रेस्ट पे नजर आएगा। तो पहले दो बातें हम ध्यान से लिखते कि इफ, बेटा लिखेंगे हिंदी में लिख लेते हैं थोड़ा सा, यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट कह सकते हो, रिलेटिव कह सकते हो, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो उस ऑब्जर्वर को, उस ऑब्जर्वर के रिलेटिव में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा। तो अगर कोई ऑब्जर्वर बेटा किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है और उसकी पोजीशन में उसे चेंज नजर नहीं आ रहा है, तो उस ऑब्जर्वर को वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नजर आएगा। उस ऑब्जर्वर को लगेगा कि बॉडी रुकी हुई है, बॉडी मोशन नहीं कर रही। और अगर यदि ऑब्जर्वर को, यदि ऑब्जर्वर को बॉडी के पोजीशन में, बॉडी की पोजीशन में चेंज दिखाई पड़ रहा है, चेंज नजर आता है, देन बॉडी उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में
मोशन में होगी। तो बहुत सिंपल बात है बच्चों कि अगर कोई देखने वाला किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है और उसकी पोजीशन लगातार वहीं दिख रही है, एक ही जगह पे दिख रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जर्वर बोलता है कि बॉडी रेस्ट पे है। लेकिन यदि कोई ऑब्जर्वर बॉडी को देख रहा है और हर एक टाइम के साथ उसकी पोजीशन में चेंज नजर आए, अभी यहाँ था, थोड़ी देर बाद कहीं और है, और थोड़ी देर बाद कहीं और है, और थोड़ी देर बाद कहीं और है, तो हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है उस ऑब्जर्वर को मोशन में दिखाई पड़ेगी। अच्छा, अब एक बात ये भी सच है बच्चों कि रेस्ट हो या मोशन हो, रेस्ट हो या मोशन हो, ये दोनों पे डिपेंड करता है। बॉडी जो है और जो ऑब्जर्वर है दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये ऐसा नहीं है, मतलब रेस्ट या मोशन का महत्व बिना ऑब्जर्वर के कोई महत्व तो नहीं। जैसे जब भी आप कहते हो कि बॉडी मूव कर रही है तो 100% कोई ऑब्जर्वर होता है जो उसे देख रहा होता है। ये भी हो सकता है कि तुमको वो बॉडी रेस्ट पे नजर आए और हमको वो बॉडी मोशन में नजर आए। एक ही बॉडी है पर तुम कहोगे कि रेस्ट पे और हम कहेंगे कि मोशन में है, यानी देखने वाले पे भी डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, क्या सबने लिख लिए दोनों स्टेटमेंट? लिख रहे हो तो जल्दी लिखो बेटा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक बस के अंदर तुम और तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है। एक बस के अंदर तुम बैठे हो, तुम्हारी बगल वाली सीट में तुम्हारा दोस्त बैठा है, दोनों जयपुर जा रहे हो, दोनों बैठे हुए। तुम अपने दोस्त को देखोगे तो कैसा नजर आएगा? रेस्ट पे नजर आएगा कि मोशन में? क्योंकि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में कोई चेंज, तुमसे 2 हाथ की दूरी पे बैठा है, तुम कहोगे 2 ही हाथ की दूरी पे तो बैठा है, हिल के तो गया नहीं अपनी जगह से। यानी बस के अंदर तुम्हारे साथ बैठा हुआ तुम्हारा दोस्त तुमको रेस्ट पे नजर आएगा। लेकिन जो आदमी बस के बाहर रोड पे खड़ा है और बस जा रही है, और रोड पे खड़ा इंसान यदि तुम्हारे दोस्त को खिड़की से देख ले, तो रोड पे जो खड़ा इंसान है उससे पूछा जाए कि ये जो आदमी बैठा है सीट पे, ये रुका हुआ है कि चल रहा है, तो वो सड़क पे खड़ा इंसान क्या कहेगा? चल रहा है। मोशन कहेगा कि रेस्ट कहेगा? क्योंकि उसको तो वो आदमी यहां पर, थोड़ी देर बाद यहां, थोड़ी देर बाद यहां, तो रोड पे जो इंसान खड़ा है उसको उस आदमी की पोजीशन में चेंज नजर आएगा कि नहीं आएगा? यानी उसी तुम्हारे दोस्त के बारे में तुमसे जब पूछा गया तो तुमने क्या बताया कि रेस्ट पर है, और एक सड़क पे खड़े इंसान से पूछा गया तो उसने क्या बताया? मोशन पे है। इस एग्जाम्पल से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो रेस्ट या मोशन होता है ये ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करता है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि देखने वाला कौन है, कि ऑब्जर्वर कौन है भैया। आइए बात करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। तो हम यहां लिख लेंगे बेटा, रेस्ट या मोशन की स्टेट, रेस्ट या मोशन की जो स्टेट होती, जो अवस्था होती है बेटा, रेस्ट या मोशन की स्टेट दो ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट दोनों पर डिपेंड करती है। ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट दोनों पर डिपेंड करती है, दोनों पर डिपेंड करती है। ऑब्जर्वर या जैसे मान लीजिए बेटा, एग्जाम्पल लिखा जाए, ये मान लो बेटा ट्रॉली है या बस है कुछ भी, और ये बेटा 10 की रफ्तार से जा रही, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रॉली जा रही, और इस ट्रॉली के अंदर 2 लोग हैं बेटा। इस ट्रॉली के अंदर 2 लोग हैं, एक ऑब्जर्वर ए है बेटा और एक ऑब्जर्वर बी है, और एक रोड है बेटा, ये रोड है, रोड। इस रोड पे एक आदमी खड़ा है सी, मान लीजिए अमन है, ये बहादुर, ये छोटे लाल।
तो हमने अमन से पूछा कि अमन बहादुर को देख के बताओ बहादुर रुका हुआ है कि चल रहा है। तो अमन ने जब बहादुर को देखा तो उसने देखा कि मेरे बगल में ही तो खड़ा है और घंटे भर से यहीं खड़ा हुआ है, हम दोनों को ही ट्रेन में सीट नहीं मिली, हम दोनों ही लटके हुए जा रहे हैं खड़े खड़े। तो अमन जब बहादुर को देखेगा तो बहादुर सेम पोजीशन पे नजर आएगा कि चेंज होता नजर आएगा? तो अमन बहादुर के बारे में क्या बताएगा? अगर अमन से पूछा जाए कि स्टेट ऑफ बी, बी की अवस्था किसके रिलेटिव में बेटा? रिलेटिव टू ए, ए के सापेक्ष, रिलेटिव टू ए। जो बी की अवस्था होगी ए के सापेक्ष, बताओ कैसी होगी बेटा? तो इसे कहोगे रेस्ट, कहोगे रेस्ट पे होगी बेटा। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए, अगर मेरे से पूछा जाए बेटा कि स्टेट ऑफ बी रिलेटिव टू सी, रिलेटिव टू सी, बी की अवस्था सी के रिलेटिव में कैसी होगी? सी के रिलेटिव में स्टेट ऑफ बी रिलेटिव टू सी अगर बेटा हमें लिखना है तो बी की अवस्था सी रुका हुआ है, ग्राउंड पे रुका हुआ है, सी नहीं चल रहा। तो जब सी देखेगा बी को तो ट्रॉली के साथ साथ सी नजर, बी की पोजीशन में बी यहां होगा, थोड़ी देर बाद यहां होगा, थोड़ी देर बाद यहां होगा, थोड़ी देर बाद यहां होगा। तो जब ये देखेगा बेटा इसको तो इसकी पोजीशन में चेंज नजर आएगा, यानी स्टेट ऑफ बी रिलेटिव टू सी, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा मोशन। बात समझ रहे हैं ना? तो ये इस बात से सहमत हो गए कि बात बी की हो रही। ए से जब पूछा बी काय में है, ए बोला रेस्ट पे। सी से पूछा बी काय में है, सी बोला मोशन में। यानी उसी वही ऑब्जेक्ट किसी को रेस्ट पे नजर आ सकता है, किसी को मोशन पे। यानी आप इस बात से सहमत होंगे कि जो मोशन है वो उस देखने वाले पे भी डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई बेटा? एग्जाम्पल लिख लो फटाक से। तो अगर कोई पूछे कि क्या बिना ऑब्जर्वर के रेस्ट या मोशन का महत्व है, तो आंसर है नहीं, बिना ऑब्जर्वर के रेस्ट या मोशन का कोई महत्व नहीं है। अच्छा बच्चों, अगर किसी सवाल में ऑब्जर्वर ना बताया जाए, अगर किसी सवाल में ऑब्जर्वर ना बताया जाए तो आप ये मान लेना कि हम ग्राउंड पे खड़े होकर चीजों को देख रहे हैं। कहां पे? तो हम अगर कभी भी बेटा, मेरी बात ध्यान सुने, अगर कभी भी ऑब्जर्वर नहीं बताया जाएगा तो हम किसके रिस्पेक्ट में मानेंगे बेटा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन की बात करते हैं कि 1D मोशन क्या है, 2D मोशन क्या है, 3D मोशन क्या है। क्योंकि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में जो बॉडी मोशन करेगी। लेकिन उसको पढ़ने से पहले बेटा, लिख लिया सबने? लिख लो। ओके बच्चों, सबसे पहले आप देखो मोशन जो हो सकता है बेटा, दो रास्ते हो सकते हैं। ब्रह्मांड में जितने भी पार्टिकल के बॉडी के मोशन है, या तो मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा या किसी कर्व रास्ते पर होगा। अगर हम ऐसे देखें तो मोशन जर्नी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में गति और एक किसी भी कर्व रास्ते पे मोशन, चाहे वो कर्व सर्कल हो, चाहे वो कर्व ऐसा हो, चाहे वो कर्व इस तरह से हो, किसी भी कर्व पाथ पे मोशन। तो जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, इसे बेटा वन डायमेंशन कहते हैं, वन डायमेंशन मोशन। और ये जो कर्व पाथ के मोशन होते हैं,
ये हमारे या तो 2D मोशन होगा बेटा या तो 3D मोशन, कुछ भी हो सकता है। मैं अभी आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन ये तो पक्की बात है जितने भी मोशन होंगे वो या तो बेटा स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा होगा या कर्व पाथ होगा। दो ही तरह के पाथ संभव है, कोई तीसरे तरह का पाथ संभव नहीं होगा। और इन दो तरह के रास्तों में 3 तरह का बच्चों मोशन होता है। अभी आप ऐसे समझो, डायमेंशन का मतलब होता है हिंदी में विमा। डायमेंशन का मतलब एक तरह से जो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर बेटा एक्स ये है, वाई परपेंडिकुलर होती है, और एक्स अगर ये है, वाई ये है, तो जेड तुम्हारी तरफ होती है। वाई और एक्स दोनों के अगर ये उंगली मेरी वाई है और ये एक्स है, तो जेड हमारा क्या होगा, इधर की तरफ। तो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर होता है जेड, होता है कि नहीं? तो अब मेरी बात ध्यान सुनो। तो मोशन को अगर मैं 3 कैटेगरी में बेटा डिवाइड करूं, मोशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करूं, सबसे पहला है 1 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन मोशन, एक विमा में गति बोलते हैं 1 डायमेंशन मोशन। इसको हम शॉर्ट में 1D मोशन कहते हैं, 1D मोशन। शॉर्ट में हम 1D मोशन कहते हैं। दूसरा है 2D मोशन और तीसरा है 3D मोशन। पहले मैं 1D मोशन की बात करता हूं। बेटा 1D मोशन क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है बेटा, सरल रेखा में जो गति होती है, स्ट्रेट लाइन में मोशन को, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है को 1D मोशन कहा जाता है। जितनी भी स्ट्रेट लाइन में गति हो रही है बेटा, उसको हम 1D मोशन कहते हैं। ऑल द मोशन टेकिंग प्लेस अलोंग ए स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन और 1D मोशन। बेटा इसी को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। बेटा रेक्टिलिनियर का मतलब ही होता है सरल रेखा में गति, स्ट्रेट लाइन में मोशन। ऑल रेक्टिलिनियर मोशन, या आप ऐसे लिख सकते हो ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इसे रेक्टिलिनियर मोशन भी बच्चों कहा जाता है। तो जैसे कोई भी बॉडी बच्चों स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, मान लो स्ट्रेट लाइन में, चाहे वो लाइन बेटा वर्टिकल हो, चाहे वो लाइन एंगल पे हो, चाहे वो लाइन हॉरिजॉन्टल हो, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन रास्ते पे हो रहा है तो उसे हम 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं बेटा, उसे 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं। अब बेटा एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर 1 डायमेंशन कहते ही क्यों है? तो 1 डायमेंशन मोशन बेटा वो होता है जिसमें बॉडी की पोजीशन को समझने के लिए हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से काम चल जाता है। यदि किसी बॉडी की पोजीशन को मोशन के दौरान, किसी बॉडी की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट से काम चल जाए, कम से कम एक कोऑर्डिनेट से काम चल जाए, तो उसे 1 डायमेंशन कहते हैं। और अगर कम से कम बेटा 2 कोऑर्डिनेट चाहिए पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए तो 2D मोशन कहते हैं। और अगर एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए तो 3D मोशन कहते हैं। अब आप कहोगे सर 1 डायम एक से कैसे काम चल जाएगा? देखो मैं एक बात बताता हूं। तो जैसे मान लो बेटा हमने तुमसे कहा कि बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक बॉडी बेटा ऐसे मोशन कर रही है, एक बॉडी बेटा ऐसे मोशन कर रही है, यहां पर है। थोड़ी देर बाद बेटा बॉडी यहां पर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही, थोड़ी देर बाद बॉडी यहां पर। तो देखो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही होगी और ये एक्स एक्सिस पे मोशन कर रही है, तो इसकी पोजीशन को तुम कैसे लिखोगे? कोऑर्डिनेट को तुम कहोगे सर अभी बॉडी x बराबर 10 पे है, फिर सर बॉडी मान लो x बराबर 20 पे आ गई, फिर सर बॉडी x बराबर 30 पे आ गई। क्या तुम्हें कहीं पर भी y और z कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी बेटा, केवल x कोऑर्डिनेट से काम चल जाएगा आपका। तो इसलिए ये जो मोशन है, इसे समझाने के लिए, इसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सिर्फ एक ही डायमेंशन की जरूरत है, एक ही एक्सिस की जरूरत है, इसीलिए इसे 1 डायमेंशन कहते हैं। अब यहां पर एक भ्रम उत्पन्न होता है। कुछ अच्छे बच्चे कहते हैं सर आप बताइए, अगर मैं ये x मानूं सर और मैं ये y मानूं, अब मेरा मोशन ऐसे हो रहा हो स्ट्रेट लाइन में ऐसे, तो सर यहां पर तो अगर आप देखोगे सर तो ये y कोऑर्डिनेट होगा, ये x कोऑर्डिनेट होगा,
तो सर यहां पर तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट होंगे, और सर जब ये यहां पार्टिकल आएगा तो देखो सर वाई भी बदलेगा और सर एक्स भी बदलेगा। तो सर हमें तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है और यहां दोनों कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है, तो ये तो सर 1D नहीं होगा, क्योंकि यहां तो दोनों कोऑर्डिनेट पर जरूरत पड़ रही है। यहां गलती है। गलती क्या है कि हमने ये नहीं कहा कि दो से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हमने ये कहा कि यदि हम चाहें तो 1D मोशन को सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आपको सर यहां कैसे, यहां तो y की जरूरत पड़ेगी। अगर पार्टिकल बेटा यहां होगा और हमें इसकी पोजीशन बतानी है तो हमें x भी चाहिए और y भी चाहिए, लेकिन तुमसे कहा किसने है कि x ऐसे ही मानो? x एक्सिस को मानने की तुम्हारी पूरी स्वतंत्रता है बेटा, तुम चाहो तो x ऐसा मान लो, तुम चाहो तो x ऐसा मान लो, तुम चाहो बस परपेंडिकुलर होने चाहिए x और y। ऐसा थोड़ी ना है कि x एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है। जिस दिन मैं वेक्टर आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि x एक्सिस और y एक्सिस हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं, बस बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। यानी मेरे प्यारे बच्चों, क्या फिर ये वाला जो मोशन है ये 1D ही है? बिल्कुल 1D है बेटा। अगर आपने मुझसे कहा कि सर मोशन इस लाइन के अलोंग हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी लाइन को अपनी x एक्सिस मान लूंगा और इसके परपेंडिकुलर क्या मान लूंगा, y। तो जब पार्टिकल इस लाइन पे चलेगा, चूंकि ये x एक्सिस मैंने मान ली है, तो मुझे सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। यानी कि बॉडी जिस लाइन के अलोंग चल रही है बेटा, जिस लाइन के अलोंग चल रही है, उसी लाइन को तुम अपनी कोई एक एक्सिस मान लो, चाहे x मान लो, चाहे y मान लो, चाहे z मान लो। तो जब उसी को तुम वो लाइन मान लोगे तो तुम्हें सिर्फ उसी कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी, तुम्हें दूसरे कोऑर्डिनेट की आवश्यकता नहीं। तो मोटा मोटा बच्चों आपको यह समझना है कि जितने भी स्ट्रेट लाइन में होने वाले मोशन हैं वो सब कैसे हैं, 1 डायमेंशन मोशन है। बोलो कैसे हैं, 1 डायमेंशन मोशन को और हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन भी हम कहते हैं बेटा। ठीक है, इतनी बात फटाक से लिख लो। कोई पूछे कि 1 डायमेंशन मोशन क्यों कहते हैं, तब आप इस बात का जवाब देंगे कि 1D मोशन को समझने के लिए हमें कम से कम एक 1 कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि x हो, x हो सकता है, y हो सकता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। कम से कम लिखा है, हम चाहें तो 2 का यूज भी कर सकते हैं। क्या नाम है बेटा आपका, पूर्वी कि पूर्वी, यू है। होमवर्क किया था तुम सबने डिफरेंशिएशन का, सारे कर लिए थे कि कुछ नहीं आए थे? किसी ने भेजा नहीं हमको सॉल्यूशन, मांगा नहीं? अच्छा,
नोटेड? जल्दी से लिखो। तो अब जरा सोच के बताओ, जो 2D मोशन है वो क्या होंगे? कुछ बता सकते हो? 2D मोशन क्या स्ट्रेट लाइन में होंगे? अरे स्ट्रेट लाइन वाले तो सब 1D हो गए ना। तो ऑफ कोर्स 2D मोशन में एक चीज तो कंफर्म है कि रास्ता कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा। 3D में भी स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा। लेकिन अब 2D और 3D में अंतर क्या है वो आइए देखते हैं। देखो 2D मोशन क्या होता है, तो अगली हेडिंग हम डालेंगे 2D मोशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। बेटा इसे हम कर्व्ड मोशन इन ए प्लेन भी कहते हैं। बेटा जब कोई बॉडी किसी कर्व पाथ पे मोशन करती है, किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पे मोशन करती है, लेकिन मोशन एक तल में होता है, एक प्लेन में होता है। जैसे बेटा ये बोर्ड है, बोर्ड का सरफेस कैसा है? प्लेन है बेटा, प्लेन समझते हो ना? ये दीवार की सरफेस कैसी है? प्लेन है। तो जब किसी प्लेन में कोई बॉडी मूव करे, लेकिन टेढ़े मेढ़े रास्ते पे मूव करे, जैसे मान लो कोई कीड़ा है बेटा अगर इसे मैं एक्स एक्सिस मान लूं और बेटा इसे मैं वाई एक्सिस मान लूं, ये बोर्ड का ही प्लेन है, तो बेटा ये एक्स है ये वाई है, तो ये जो बोर्ड का प्लेन है इसे कौन सा प्लेन कहोगे? एक्स वाई प्लेन। क्या कहोगे? बोलो, एक्स वाई प्लेन कहोगे। अब कोई कीड़ा मान लो बेटा यहां से चलना स्टार्ट करे, कोई कीड़ा ऐसे चलते चलते ऐसे जा रहा हो, तो ये कर्व पाथ है। किसी भी पार्टिकल का जब कर्व पाथ होता है, लेकिन वो एक प्लेन में मोशन कर रहा होता है, मतलब वो बोर्ड के बाहर नहीं आ रहा कीड़ा, इसी पे चल रहा है, इसी पे चल रहा है, बोर्ड से ऐसे हवा में बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि ये बेटा एक्स होगा, ये वाई होगा, और एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर बाहर क्या होगा बेटा? जेड। तो इस पार्टिकल की बेटा अगर हमें पोजीशन लिखनी हो, मान लो ये पार्टिकल पी है बेटा, तो ये वाला जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है क्या होती है बेटा? वाई। और जो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है बेटा? एक्स। तो ये पार्टिकल चूंकि टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चल रहा है बेटा, तो कहीं पर भी आप एक्स मान लो, चाहे एक्स ऐसे मान लो, चाहे ऐसे मान लो, चाहे ऐसे मान लो, वाई भी उसके परपेंडिकुलर कहीं भी मान लो, आप एक कोऑर्डिनेट से काम चला ही नहीं पाओगे, आपको दूसरा कोऑर्डिनेट चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है। यानी बच्चों यदि कोई बॉडी एक प्लेन में मोशन करती है कर्व पाथ पे, तो उसे समझने के लिए, उसे पढ़ने के लिए, उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें कम से कम कितने कोऑर्डिनेट चाहिए बेटा? 2 चाहिए कम से कम। एक्स और वाई हो सकता है, अगर वाई जेड प्लेन में है तो वाई कॉमा जेड हो सकता है, लेकिन एक से काम नहीं चलेगा, 2 डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसे 2D मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? 2D मोशन कहते हैं। तो बेटा यहां पर हमें अगर एक्स वाई प्लेन है तो एक्स कॉमा वाई दोनों की जरूरत पड़ेगी, हम एक से काम नहीं चला सकते हैं। तो जब किसी प्लेन में जो मोशन होता है, तो अगर कोई कीड़ा इस बोर्ड पे टहल रहा है तो बताओ मोशन कैसा होगा? 2D। अच्छा मैं ये जो मैं जमीन पे खड़ा हूं कैसा है? प्लेन है क्या? प्लेन है। अब मान लो मैं ऐसे टहल रहा हूं, कैसा मोशन है? 1D है कि 2D है? बताओ। 2D है ना? अभी कैसा है? अभी कैसा है? 1D है। तो अगर मेरा पाथ कर्व हो गया तो 2D मोशन हो जाएगा। 1D मोशन में कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती? कम से कम 1। 2D में कितने की? 2। और 3D मोशन में मान लो 3 जेड एक्सिस की जरूरत भी पड़े। मान लो मच्छर था, मच्छर बैठा था, यहां मच्छर चल रहा था, टहल रहा था मच्छर, फिर उड़ गया मच्छर ऐसे बाहर। ये चिड़िया हवा में आसमान में उड़ रही है, तो चिड़िया किसी प्लेन में तो उड़ती नहीं है कि नहीं, चिड़िया बस इसी प्लेन में जाएगी, इस वर्टिकल प्लेन में जाएगी। चिड़िया ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे उड़ गई, फिर ऐसे चली गई, तो उसको तुम किसी प्लेन में भी लिख नहीं सकते। बर्ड की लोकेशन को तुम्हें आइडेंटिफाई करने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ने वाली है। इसका मतलब ये हुआ जो चिड़िया का मोशन है, जो मच्छर का मोशन है, ये कैसा मोशन है? 3D मोशन। लेकिन अगर एक प्लेन पार्क हो, पार्क मॉर्निंग वॉक कर रहे हो आप, पार्क में टहल रहे हो, दौड़ रहे हो, तो तुम्हारा मोशन कैसा है? 2D। क्योंकि जो पार्क है वो एक प्लेन है, और प्लेन में तुम मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, टेढ़े मेढ़े दौड़ रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो,
तो आपका मोशन कैसा है, 2D है। लेकिन अगर उस पार्क में तुम एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो वही मोशन क्या हो जाएगा, 1D। 2D और 3D में पाथ कैसा होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। लेकिन अगर कर्व एक प्लेन में बन रहा है तो मोशन 2D है, तल में बन रहा है, प्लेन में बन रहा है। लेकिन कर्व अगर 3D में है, मतलब x y z तीनों कोऑर्डिनेट बच्चों बदल रहे हैं, तो वो हमारा 3D मोशन कहलाता है। ठीक है, तो 2D और 3D के बारे में लिख लीजिए। 2D मोशन देख लें, जब कोई बॉडी किसी प्लेन में किसी कर्व्ड पाथ पर मूव करती है तो उसे 2D मोशन कहा जाता है, 2D मोशन कहते हैं। 2D मोशन को इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। इसे बच्चों मोशन इन ए प्लेन भी कह सकते हैं। और लास्ट पॉइंट बेटा लिख लेना, 2D मोशन को समझने के लिए हमें एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। कम से कम 2 कोऑर्डिनेट एक्सेस तो चाहिए बेटा। कोई भी 2 हो सकती है, x, y हो सकता है, y, z हो सकता है। तो किसी दीवार पे छिपकली का मोशन एक ही दीवार पे कैसा है, 2D है कि 3D है? पार्क में हमारा वॉक करना 2D है, ठीक है ना। और सारे स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे हैं? मच्छर का मोशन, कमरे में मच्छर उड़ रहा है, कैसा है? चिड़िया उड़ रही है, तुम्हारी पतंग उड़ रही है, पक्की बात ना। 1D में कितनी कोऑर्डिनेट एक्सेस चाहिए होती है? कम से कम 2D में कम से कम कितनी, 3D मोशन में कम से कम कितनी चाहिए? 3। हाँ, 1D मोशन में आप कह सकते हो एक कोऑर्डिनेट एक्सेस चेंज होती है, एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है। 2D में x और y दोनों, मतलब 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, 3D में तीनों चेंज हो गए, ठीक है ना। तो बच्चों जब हम बॉल को ऐसे देखो, तुमने पत्थर उठाया, पत्थर ऐसे फेंका वर्टिकल प्लेन में, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ये, इसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कितना होता है? ये 2D मोशन होता है। पत्थर यहां से फेंकते, ये वर्टिकल प्लेन में हो रहा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। पत्थर आपने ऐसे फेंका, एक प्लेन में मोशन करता है, इसे प्रक्षेप गति कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो 2D मोशन होता है बेटा, ठीक है ना। नोट हो गया? लिखने में बहुत स्लो, आराम आराम से, पहले एक बार समझते हो, फिर एक बार लिखते समय समझते हो, है ना। थ्योरेटिकल है, सब बहुत जरूरी है सारी चीजें। डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होगी कि 2D क्या है, 3D क्या है, तो हम आगे पढ़ कैसे पाएंगे। कोई डाउट आ रहा हो मन में तो बताओ मुझे, डाउट पूछ लिया करो। बढ़े आगे बेटा, चलो 3D मोशन को लिख लेते हैं बेटा। 3D मोशन, 3 डायमेंशन मोशन कहेंगे। इन दिस मोशन body moves on a curved path, in such a way
that all the three coordinates x, y, z changes with time. बेटा ये कर्व रास्ते पे इस तरह से मूव करेगा, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, मतलब हमें तीनों की जरूरत पड़ती है, तो उसे हम 3D मोशन कहते हैं ना। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, जनरल मोशन when a bird flies in the sky, ये हमारा 3D मोशन है। मोशन ऑफ मॉस्किटो इन द रूम, मच्छर का कमरे में उड़ना। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक पार्क में टहल रहे हो, पार्क में, अब पार्क में ऊपर नीचे भी है, पार्क में तुम ऐसे रैंडमली ऐसे ऐसे टहल रहे हो, और पार्क ऊपर भी है नीचे भी है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे, तो तुम्हारा मोशन कैसा होगा? तो 3D हो जाएगा। पार्क को अगर पार्क में मान लो ये x मान लो, ये y मान लें, तो ये क्या हो जाएगा? z हो जाएगा आपका। x y के परपेंडिकुलर क्या होता है? z। तो अगर आप ऊपर भी चढ़ रहे हो नीचे, जैसे एक बंदर है, बंदर मान लो बंदर क्या कर रहा है? पेड़ पे चढ़ रहा है, उतर रहा है, पार्क में टहल रहा है, फिर पेड़ पे चढ़ रहा है, उतर रहा है, सारे काम एक साथ कर रहा है। तो जो ओवरऑल मोशन होगा बताओ, वो 2D होगा कि 3D होगा? हाँ, क्योंकि पार्क में अगर दो एक्सेस मान लें, पार्क जमीन पे ये x मान लें और जमीन पे ये y मान लें, तो ये x होगा, ये y होगा, और x और y दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा? ये z होगा। तो जब पेड़ पे चढ़ेगा तो z कोऑर्डिनेट भी बदल जाएगा उसका, है ना, और जब पार्क में टहलेगा तो दो कोऑर्डिनेट बदलेंगे, तो फिर बंदर का मोशन 3D हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको समझना है, 3D मोशन में भी जनरल पाथ जो होता है वो कर्व ही होता है ना, पाथ जो होता है वो कर्व होता है। तो हमने मोशन को कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, बेटा पाथ के हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। अब हम बात करेंगे काइनेमैटिकल। किसी भी मोशन को समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस की जरूरत पड़ती है, जब तक हमें वो डेफिनेशंस बहुत क्लैरिटी से पता नहीं होंगी तब तक हम वो समझ नहीं पाएंगे कि किस तरह से हमें मोशन को समझना है। तो इनको बोलते हैं बच्चों हम लोग काइनेमैटिकल क्वांटिटीज। तो हेडिंग डालो बच्चों, काइनेमैटिक्स को समझने के लिए कुछ भौतिक राशियां समझनी है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज समझनी है, जिन्हें कहा जाता है काइनेमैटिकल क्वांटिटीज। काइनेमैटिकल क्वांटिटीज में बच्चों जो हम पढ़ने वाले, जिस क्रम में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले बच्चों हम पोजीशन के बारे में पढ़ाई करेंगे, पोजीशन के बारे में। फिर बेटा हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, विस्थापन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट, है ना। पोजीशन मतलब इसको हिंदी में हम स्थिति कहते हैं, स्थिति। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन बेटा। नंबर 3 हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस दूरी के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस को हम दूरी कहते हैं। नंबर 4 बेटा चौथी काइनेमैटिकल क्वांटिटी हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड हमारी चाल कहलाती है हिंदी में। वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे बेटा, वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी को हम वेग कहते हैं। और आखिरी में हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन को हम हिंदी में त्वरण कहते हैं। तो ये सारी की सारी बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं बेटा, इनको जब हम पढ़ लेंगे तभी हम काइनेमैटिक्स पढ़ पाएंगे, तभी हम काइनेमैटिक्स को समझ पाएंगे। तो काइनेमैटिक्स को समझने के लिए जिन फिजिकल क्वांटिटीज को हमें पढ़ना जरूरी है, या जिन फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से हम काइनेमैटिक्स को समझेंगे, उन्हें काइनेमैटिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो नाम तो नोट कर ही लो, फिर हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं।
अच्छा बच्चों, इसके बाद जो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे 2D मोशन से पहले वेक्टर पढ़ेंगे। वैसे वेक्टर पहले भी पढ़ाया जा सकता है, 1D मोशन के पहले भी वेक्टर पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी 1D मोशन में वेक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कहीं कहीं आएगा हल्का सा। तो थोड़ा सा मैं वेक्टर के बारे में हल्का हल्का बता देता हूँ आपको। जैसे अगर हम बात करें वेक्टर की बात करें तो वेक्टर क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं, जो भौतिक राशियाँ होती हैं, उनको उनमें कई कैटेगरी होती है। उनमें से 2 कैटेगरी हमारे काम की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हम हिंदी में अदिश राशियां कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। जैसे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस दूरी, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर याद है ना, सब लोग समझते हैं स्केलर, जिनमें मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, वैल्यू हो, लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन ना हो। जैसे कि बेटा स्पीड है, स्पीड जो चाल होती है ना बॉडी की, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। चाल जो स्पीड होती है वो बस ये बताती है कि गाड़ी कितनी रफ्तार से चल रही, ये नहीं बताती कि गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है। जबकि कुछ क्वांटिटी बेटा ऐसी होती है, ध्यान से सुने आप मुझे, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उन्हें वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर का मतलब होता है सदिश राशियां, जिनमें सदिश मतलब जिनमें डायरेक्शन सहित, दिशा सहित सदिश, आप समझ रहे ना, जिसमें डायरेक्शन भी होती है। तो आप मुझे बताएं 2-4 एग्जाम्पल। वेलोसिटी, वेग कैसा है? वेलोसिटी, उर्वी, वेलोसिटी कैसा है? स्केलर है कि वेक्टर है? वेग वेक्टर है ना। फोर्स, फोर्स कैसा है? फोर्स में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है? फोर्स दोनों होते हैं ना। तो फोर्स कैसा है बेटा? वेक्टर है। अच्छा बताओ मुझे डिस्प्लेसमेंट कैसा है? विस्थापन वेक्टर है, सब लोग पता है ना। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, ठीक है ना। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। एक्सेलरेशन बेटा वेक्टर है ना। एक्सेलरेशन त्वरण की भी डायरेक्शन होती है। फोर्स वेक्टर है बेटा। वेक्टर कौन होते हैं? जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। और स्केलर कौन है बेटा? जिसमें मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन, जैसे कि दूरी रास्ते की लंबाई होती है, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि स्पीड, चाल में कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। जैसे कि वर्क जूल में होता है, आपने कितना काम किया उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। एनर्जी, एक सेब खाने से 50 जूल एनर्जी मिलती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो आप ये बात समझें कि स्केलर वो हैं जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पर्याप्त होता है बेटा। और वेक्टर वो होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। थोड़ा सा स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन बस क्लियर होनी चाहिए, बाकी कोई खास नहीं। बाकी तो मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, बड़ा चैप्टर है, 8-10 लेक्चर पढ़ाया जाएगा और वेक्टर अच्छे से कराएंगे, है ना। तो अभी चूंकि मैं आपको कुछ चीजें डिफाइन कर रहा हूं, तो आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो देखो पोजीशन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। हम कितने बार कहते हैं भैया व्हाट इज योर पोजीशन, कहां पहुंचे भैया? आप कहते तो भैया देवकी चौराहे पे आ गए हैं, या तो बहुत मेट्रो का काम हो रहा है। तो पोजीशन का मतलब है लोकेशन बताना आपने। अब ये तो व्यवहारिक भाषा है कि तुमने बता दिया भैया वही नुक्कड़ पे आ गए, नुक्कड़ पे अपने अड्डे पे आ गए, अड्डे पे। तो अड्डा, नुक्कड़, ये सब तो व्यवहारिक भाषा है। अब फिजिक्स में थोड़ा नहीं लिख सकते हो अड्डे पे पहुंच गए, है ना। तो इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स के मदद से हम पोजीशन को कोऑर्डिनेट्स की मदद से एक्सप्रेस करते हैं। हम पोजीशंस को किसकी मदद से? कोऑर्डिनेट्स की मदद से एक्सप्रेस करते हैं। तो बेटा बहुत ध्यान समझना है सारी बातें कि पोजीशन क्या बताता है बेटा। तो आप कह सकते हो बेटा सबसे पहले इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये बेटा एक वेक्टर होता है, ध्यान रखेंगे। वेक्टर को हम हिंदी में सदिश कहते हैं। मैं हिंदी वालों का ख्याल रखते हुए पूरा लिख देता हूं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा। दूसरा क्या है, ये क्या बताता है? इट टेल्स द पोजीशन। ये बेटा पोजीशन बताता है किसी बॉडी की, ये किसी बॉडी की पोजीशन बताता है बेटा, पोजीशन, ठीक है। इट टेल्स द पोजीशन बेटा, ये पोजीशन बताता है।
इसकी अच्छा वेक्टर है बेटा, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन होती है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम ऑब्जर्वर टू द बॉडी। जैसे बेटा मान लो कि कोई पार्टिकल बेटा यहां मोशन कर रहा है, कोई पार्टिकल बेटा इस रास्ते पे जा रहा था, बोला मैं रास्ते से जा रहा था, देखो, और एक आदमी यहां खड़ा है बेटा, दिस इज द ऑब्जर्वर, ये आदमी की आंखें, और ये पार्टिकल पी यहां है बेटा। तो इस आदमी से पार्टिकल को ये वेक्टर को बेटा एरो से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? तो ये जो ऑब्जर्वर से, देखिए हमने क्या कहा, डायरेक्शन क्या होती है, कहां से, ऑब्जर्वर से कहां की तरफ, बॉडी की तरफ। तो ये बेटा ऑब्जर्वर है, ये बेटा ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर से बॉडी को ज्वाइन करने वाला जो ये वेक्टर होता है, यही हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर। और इसी को हम पोजीशन कह सकते हैं। तो पोजीशन एक वेक्टर है जिसकी दिशा ऑब्जर्वर से पार्टिकल की तरफ होती है ना। अच्छा, यदि कभी ऑब्जर्वर दिया ना जाए तो हम ऑब्जर्वर कहां मान लेते हैं? ओरिजिन पे मान लेते हैं। कहां मान लेते हैं? ओरिजिन पे। तो अगर मान लो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर हमें ऑब्जर्वर दिया ना जाए, अगर क्वेश्चन में ऑब्जर्वर, अगर क्वेश्चन में ऑब्जर्वर गिवन नहीं है तो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से पॉइंट की तरफ लेंगे, पॉइंट की तरफ लेंगे। बेटा जैसे मान लो बेटा ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई, अच्छा ये जेड हम ऐसे टेढ़ा बनाते हैं, पर इस जेड का मतलब अगर एक्स इधर है वाई इधर, तो जेड हमेशा ऐसे बाहर होता है, ऐसे होता है बाहर की तरफ जेड, ऐसे है ना। तो बेटा जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल यहां पर है, ये ओरिजिन है बेटा, ओरिजिन है। तो ओरिजिन से पार्टिकल को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो वेक्टर होता है, एरो जो बनता है, इसे पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, ओरिजिन से किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा, यदि ऑब्जर्वर के बारे में कहानी नहीं दी गई। तो अगर कभी भी ऑब्जर्वर नहीं दिया होता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि ऑब्जर्वर हमारा कहां है? ओरिजिन पे। तो पोजीशन बेटा आपसे कोई पूछे कि बताइए पोजीशन बेटा वेक्टर है कि स्केलर है, सदिश है कि अदिश है, तो हम कहेंगे बेटा सदिश है, वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन ऑब्जर्वर से पार्टिकल की तरफ होती है। अगर ऑब्जर्वर दिया ना जाए तो हम ऑब्जर्वर को ओरिजिन पे मान लेते हैं, मूल बिंदु पे मान लेते हैं। अब अगर हमें पोजीशन को मैथमेटिकली लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। लिख लिया बेटा सभी ने? आइए अब मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं। अच्छा ये फॉर्मूला मैं भी लिखाऊंगा, अभी आप लोगों को याद रखना है
ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, वेक्टर में पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा तो आपका धर्म है, आप याद रखेंगे, ठीक है। देखो पहले देखो, सबसे पहले 1D मोशन में पोजीशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो 1D मोशन में एग्जांपल में देखेंगे तो जैसे मान लो कोई पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस पे मोशन कर रहा है, कोई पार्टिकल बेटा मान लो ओरिजिन पे है, ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है बेटा। तो पोजीशन को लिखने के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए। जैसे मैंने लिखा x बराबर मान लो 0 है, ये पोजीशन है, या फिर x बराबर मान लो हमने कहा 10 है, ये पोजीशन है, या फिर x बराबर 20। ये सब क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। हो सकता है बेटा y एक्सिस पे मोशन हो रहा हो, y एक्सिस पे हो रहा हो, यहाँ बेटा y बराबर 10 है, मान लो बॉडी ऐसे जा रही है, फिर थोड़ी देर बाद बॉडी यहाँ पहुंची तो y बराबर 40 है। तो जो 1D मोशन होते हैं वहां पर हम पोजीशन को सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से लिख देते हैं, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से, क्योंकि हमारा एक कोऑर्डिनेट ही पर्याप्त होता है। अच्छा अगर नेगेटिव में इधर है कोई बॉडी मान लो, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो प्लस या माइनस हमें ये भी बता देगा कि ओरिजिन के कौन सी तरफ है बॉडी, है ना। तो बेटा 1D मोशन में तो हमें पोजीशन सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट से काम चल जाएगा, या तो x कोऑर्डिनेट बता दिया जाएगा, या तो y कोऑर्डिनेट बता दिया जाएगा, या z कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से काम चल जाएगा। लेकिन बेटा 2D मोशन की अगर हम बात करें, 2D मोशन मान लो, 2D मोशन में बेटा क्या होगा, पार्टिकल ऐसे कर्व टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जा रहा होगा। बेटा टेढ़े मेढ़े रास्ते में जब पार्टिकल यहाँ कहीं होगा तो इसके हमें दो कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे। जरूरी नहीं कि x और y ही हो, वो डिपेंड करेगा कौन कौन सी एक्सिस ये तुमने मानी है। अगर ये y और z मानी है तो ये y, z आ जाएगा यहाँ पर। यदि x और y मानी है तो x और y आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं ये याद कर लेना, ये मैं आगे चल के वेक्टर में बताऊंगा। मैंने अभी अभी बच्चों पढ़ाया कि अगर पार्टिकल यहां है तो ओरिजिन से इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर यही तो होता है हमारा। कौन सा वेक्टर होता है, नाम लो जरा, कौन सा वेक्टर होता है, ये पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, अब इसका फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना। पोजीशन वेक्टर जब भी लिखना हो बच्चों तो कोऑर्डिनेट्स के साथ, कोऑर्डिनेट जो भी दिए गए, जैसे x दिया है, y दिया है, तो कोऑर्डिनेट्स के साथ बस तुम्हें डायरेक्शन लगा देनी है। जैसे x एक्सिस की डायरेक्शन याद होगा, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, नाम सबने सुने होंगे, i कैप, j कैप, k कैप, याद आ रहा है। i कैप किसका था, x का था, j कैप किसका था, और k कैप किसका था, z का। तो अगर x, y दिए गए हैं तो बेटा इसको लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है x i कैप प्लस y j। अभी इस चैप्टर में कहीं लिखना नहीं होगा, ये मैं वेक्टर में दोबारा पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ याद करना है, परेशान नहीं होना है कि कैसे आ गया, ठीक है ना। तो अभी आपको 2D में अगर पोजीशन लिखनी हो, कोई आपसे पूछे कि सर 2D में अगर हमें पोजीशन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम i कैप j कैप की सहायता से लिखेंगे। x के साथ हमेशा i कैप लगा देंगे, y के साथ हमेशा। और अगर 3D में लिखना हो, 3D में बेटा अगर 3D में लिखना हो तो बताओ कैसे लिखेंगे। 3D में तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा, 3D में तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा, तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं। मान लो ये कोई पार्टिकल P है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट x, y, z हैं, तो ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन से जो मिलाने वाला वेक्टर होगा वो पोजीशन वेक्टर होगा। तो इसे लिखेंगे बेटा, बोलो क्या लिखेंगे, x i कैप y के साथ, j कैप और z के साथ k। बस सिंपल है। तो अगर x, y दिया है तो बस x के साथ i कैप लगाना है, y के साथ j कैप लगाना है, z। ये पोजीशन वेक्टर आ गया बेटा। हिंदी में स्थित सदिश कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आ गई। तो बस आपको क्या करना है, आपको जो अगर 1D मोशन है तो i j k की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां तो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट से काम चल जाएगा। हमें तो यही पढ़ना है इस चैप्टर में, ये पढ़ना ही नहीं अभी हमें इस चैप्टर में। 2D मोशन में पढ़ना है हमको, 3D मोशन में, और 2D से पहले हम पूरा वेक्टर आपको पढ़ा देंगे। तो अभी आपको ये मैं दोबारा 3 बार और पढ़ाऊंगा, अभी आप चिंता ही नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, चूंकि मैं पोजीशन की हेडिंग डाल के बैठा हूं और मुझे आपको पोजीशन वेक्टर समझाना है, तो मैंने आपको बताया कि ओरिजिन से किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और उस वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, 2D में ऐसे लिख देंगे अगर XY प्लेन में है, और 3D में ऐसे लिख देंगे। अब मान लो यहां पर y ना हो, x और z हो, तो y वाला गायब कर देंगे, क्या लिख जाएंगे, x i कैप प्लस z k कैप। तो कुछ नहीं करना है, कोऑर्डिनेट जो दिए जाए x, y, z, x, y, z के साथ क्या लगाना है, i कैप, j कैप, k कैप। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको।
मान लीजिए बच्चों हमसे कोई कहे कि एक पार्टिकल है बेटा P यहां पर, इसके कोऑर्डिनेट 2, 3, -7 है। बताओ इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो बताओ क्या लिखोगे? x क्या लिखोगे? x के साथ i कैप, y के साथ j कैप, z के साथ, वेरी गुड। तो x के साथ बताओ क्या आएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस -7 बस -7 के कैप लिख लोगे ना? अगर हमें कोऑर्डिनेट दिए जाए तो हम लिख लेंगे। बताओ जरा अच्छा, अगर एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है -1, 2, 4, ये ओरिजिन है, तो बताओ क्या आएगा इसका पोजीशन वेक्टर? बताओ क्या आएगा? -1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4, क्या लिख लोगे बच्चों? ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर आप बड़े आराम से लिख लोगे। तो पोजीशन वेक्टर लिख लो बेटा फटाक से। और भी लिख नहीं रहे हो तुम? पहले लिख लिया, सही है। देख लेना, लिखने के चक्कर में ऐसा ना हो कि समझने में दिक्कत आ जाए। समझ लिया ना?
नोटेड? चलिए ये भी लिख लो। चलो एक सिंपल क्वेश्चन बताओ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3,4 हैं। चलो बताओ जरा इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा एक्स वाई प्लेन में। बताओ और भी। 3i कैप प्लस 4j कैप। अच्छा ये इसका आंसर बताओ, देखते हैं कितना गेस करते हो। ये y है, ये z है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,3,4। बताओ क्या लिखोगे? ये x कोऑर्डिनेट 0 है, ये y z प्लेन है, तो ये y है, ये z है, तो क्या होगा 3j कैप 4k, ऐसे लिखोगे, है ना। x 0 है तो i कैप 0 हो जाएगा, है ना। तो ये प्लेन पे डिपेंड करेगा कि कौन से प्लेन में आपने लिया है। बस आपको ये ध्यान रखना है x के साथ i कैप आएगा, y के साथ j कैप आएगा और z के साथ k कैप आएगा। डन बेटा? हाँ भाई, बढ़े आगे। चलो बेटा नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बोलते हैं इसको। डिस्प्लेसमेंट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है विस्थापित हो गया, यहां से वहां पहुंच गया, डिस्प्लेस हो गया। बेटा जो विस्थापन होता है वो पोजीशन में कितना चेंज हुआ है तब बोलता है। अच्छा आप यहां थे और टहला के वापस वहीं आ जाएं, हमने देखा तो आप पहले भी यहीं थे बाद में भी यहीं हैं, तो क्या हम विस्थापन हुआ ऐसा कहेंगे? विस्थापित या विस्थापन तब कहा जाता है, डिस्प्लेस्ड तब कहा जाता है जब उसकी पोजीशन में क्या हो जाए, चेंज। तो बेटा चेंज इन पोजीशन, change in position is called displacement। बेटा पोजीशन में कितना चेंज हुआ है उसे विस्थापन कहते हैं, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बच्चा, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
और अगर हम अपनी सरल भाषा में कहें तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ between initial and final point, initial and final position, initial and final position is called displacement. ये वाली डेफिनेशन भी दिमाग पे रखो। बच्चों जैसे मान लो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, मान लो तुम पहले यहां थे बच्चों, यहां, और तुम हम कह रहे चाहे जिस रास्ते से गए वो टेढ़े मेढ़े, फाइनली तुम यहां पहुंच गए, फाइनली पहले तुम यहां थे इनिशियल, यहां पे थे, फाइनली तुम यहां पहुंच गए यहां। तो ये जो रास्ता, ये जो होता है इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला ये वेक्टर, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यही विस्थापन है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस रास्ते से गए थे, तुम यहां खड़े थे और यहां पहुंच गए, भाड़ में जाए मुझे नहीं जानना तुम किस रास्ते से आए थे। तुम ये कह रहे हो सर हम यहां से नहीं गए, सर हम तो ऐसे गए थे, हम तो टेढ़े मेढ़े रास्ते, पहले पान की दुकान पे गए, फिर चाय की दुकान पे गए, फिर शॉपिंग किया, मूवी देखी, फिर यहां आए सर। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जानना तुम कहां, तुम यहां थे और यहां पहुंच गए, तो विस्थापित इतना हो गए तुम, इतना। तो भले ही पार्टिकल किसी भी रास्ते से जाए बच्चों, लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे सीधा रास्ता होता है, जो सबसे छोटा रास्ता हो सकता है, उस रास्ते की लंबाई को विस्थापन कहते हैं, उस रास्ते की लंबाई को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपका रास्ता क्या था, डिस्प्लेसमेंट तो इस बात पे डिपेंड करता है कि चले कहां से थे और पहुंच कहां गए। सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, सबसे छोटा रास्ता तो यही होगा ना बेटा। अगर मैं तुमसे कहूँ घर है, कोचिंग है, घर से कोचिंग बताओ सबसे छोटा रास्ता क्या है जाने का, तुम कहोगे सर सबसे छोटा तो ये, पर यहाँ कोई रास्ता ही नहीं है, हम जाएंगे इधर से। तो जो सबसे छोटा रास्ता बनाया जा सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ, वो हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, उसकी लंबाई को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि आप इधर से जाओगे, जब इधर से जाओगे तभी ये विस्थापन होगा, ना 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 ना। विस्थापन का इस बात से मतलब ही नहीं कि आप चले कितना हो, चले कितना हो उसका मतलब है दूरी से संबंध है उसका, डिस्टेंस से उसका संबंध है। आप इस रास्ते से 3 किलोमीटर चल के यहां आए, तो जो आपने ये रास्ता 3 किलोमीटर, इस रास्ते की जो लंबाई है वो क्या कहलाएगी, वो डिस्टेंस कहलाएगी। रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रास्ते की लंबाई नहीं है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट तो ये कहता है कि आप जहां से चले थे और जहां पहुंच गए हो, यदि उसको आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो तो ये सबसे छोटा रास्ता होता है, भले ही आप उस रास्ते से नहीं गए। वो जो सबसे छोटा रास्ता हो सकता था, जिस पे आप भले ही नहीं गए, उस रास्ते की लंबाई को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ कि एक आदमी अगर इधर से इधर गया है, तो इस रास्ते की लंबाई को क्या कहोगे, डिस्टेंस कहोगे, दूरी कहोगे। और मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो मैं क्या करूं, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट को कैसे ज्वाइन कर दूं बेटा, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट है भैया? अबे बोलो, भले ही आपका रास्ता ये था, लेकिन विस्थापन डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन की लंबाई होगी, ये जो एरो की लंबाई होगी, यहां से यहां तक की जो ये दूरी होगी, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। और डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, इनिशियल से फाइनल की। तो बच्चों इसलिए मैंने कहा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है।
तो यहां से हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, सदिश राशि है बेटा। और चौथा पॉइंट है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इतनी बात लिखो बेटा और लिखाते हैं। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहां से गाड़ी चली, ऐसे गाड़ी चली, मैं चला, हवा के साथ साथ घटा के संग संग, तो मान लो यहां से बेटा और यहीं वापस आ गया, तो बताओ मैं कितना विस्थापित हुआ। अगर मैं यहीं से चल के यहीं आ गया तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मुन्ना। यानी किसी क्लोज्ड लूप पाथ में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, जीरो होता है, जीरो। तो अगर आप जहां से चले थे वहीं वापस आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट को शॉर्ट में मैं डिस्प लिखूंगा, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस तो रास्ते की लंबाई होती है, डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। ओके, तो क्लोज लूप पाथ पे जहां से चले थे वहीं वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यहां पर जीरो हो जाएगा बेटा। लिखते चलो, थोड़ा ऊपर कर दे। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक बात और बताओ मुझे, मान लो यहां से मुझे यहां जाना है, एक आदमी इस रास्ते से गया, तो ये जो व्हाइट कलर का रास्ता उसने तय किया, इस रास्ते की लंबाई को हम क्या कहेंगे? और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें इनको और इसकी जो लंबाई होगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी इस रास्ते से जो आदमी गया है उसका भी डिस्प्लेसमेंट यही हुआ होगा, बताओ हुआ होगा कि नहीं? अच्छा, जो आदमी इस रास्ते से गया है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उसकी भी पोजीशन तो यही है ना, बोलो। अच्छा, जो आदमी ये वाला और ये दो रास्ते हैं बेटा, ये दो रास्ते, दोनों रास्तों में बताओ दूरियां अलग अलग है कि सेम है? डिस्टेंस अलग अलग है कि सेम है? लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का यही है ना। अच्छा, तीसरे वाले का बताओ, ये बोला कि मेरा मंडोला मेरा तंडोला, अब बताओ इसका बताओ क्या है? इसने डिस्टेंस वही कवर की कि अलग, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसका भी तो इनिशियल यही है। यानी मैं कह सकता हूं कि यदि इनिशियल पॉइंट से तुम चार भाई हो, एक ही रूम से निकले और एक ही कोचिंग एक ही क्लास में अगल बगल बैठ गए जाके, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इग्नोर मार दीजिए, चारों अलग अलग रास्ते से आए, चारों का क्या अलग अलग है? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। रास्ता अलग अलग, रास्ते की लंबाई डिस्टेंस कहलाती है, जो रास्ता तय किया है आपने वो डिस्टेंस कहलाता है। अब इनिशियल ये रूम था तुम्हारा घर में और ये कोचिंग में बैठे हो यहाँ आके, तो विस्थापन तो सेम ही होगा सबका। यानी डिस्प्लेसमेंट बताइएगा मुझे जरा, पाथ पर डिपेंड करता है कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर? पाथ पे डिपेंड। ओके, तो लिख लेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है, पाथ पर नहीं। ठीक है,
तो आज बच्चों यहीं तक रखते हैं। लेक्चर 1 बहुत ही बेसिक था। नेक्स्ट क्लास में हम इस कहानी को इसके न्यूमेरिकल करेंगे। मुझे याद दिलाना कि डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल हमें भी सॉल्व करने हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों के न्यूमेरिकल एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है।